हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा चैप्टर ओवरहेड। दोस्तों, इस रैपिड रिवीजन सेशन पे मैं सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल कंसेप्ट्स जो ओवरहेड चैप्टर में लगेगा उस सब पे डिस्कस करने वाला हूँ। और मशीन आवर रेट पे थोड़ा स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप स्टडी मेट या आपके जो क्लास नोट्स है, जो कोचिंग का नोट्स है, वहाँ से सम सोल्व कीजिएगा, सब कुछ कवर रहेगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है बेटा? सिंपल स्पीकिंग, ओवरहेड इज समेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का समेशन को कहते हैं ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आता है। अपने कल डायरेक्ट लेबर पे डिस्कशन किए थे, अपने मटेरियल चैप्टर में डायरेक्ट मटेरियल पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ओनली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज आपके फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का, शोरूम का एक्सपेंसेस सब। सो इनडायरेक्ट क्या होता है? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट incurred in production process is called overhead. Indirect cost उस cost को कहते हैं that is not incurred for a single cost object or cost center. कोई खर्चा एक से ज़्यादा cost center, cost object के लिए लगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज पे आइडेंटिफाइबल नहीं है, यह खर्चा बहुत छोटा सा अमाउंट का है, तो अपन उसे धक्का मार के ओवरहेड पे डाल देते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। बेटा अपने ओवरहेड का बहुत क्लासिफिकेशन सीखे थे बेसिक्स में। इस चैप्टर में अपने को दो क्लासिफिकेशन सीखना है। एक बिहेवियर के बेसिस पे, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल आगे चलकर डिस्कस होएगा, और फंक्शंस के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। सो याद रखना दोस्तों, फंक्शंस के बेसिस पे फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंटिंग। एक फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल्स का: लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, क्लीनिंग सप्लाई, स्मॉल टूल्स, स्टेशनरी यूज इन फैक्ट्री। इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर, फॉरमैन सैलरी, वॉचमैन, मेंटेनेंस, स्टोर कीपर, कैंटीन के काम करने वाले, ये सब लोग, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग, ये सारे फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वर्कर है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर मशीनरी, कैंटीन का एक्सपेंसेस, ये सब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब अपने चलते हैं बेटा अकाउंटिंग करने का कुछ स्टेप्स ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने फैक्ट्री का ओवरहेड एस्टिमेशन करते हैं, बजट से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है तो आपकी बार डैश सरकार सामान का दाम बढ़ता है, प्लस कर देंगे एंड कलेक्शंस करेंगे ओवरहेड्स का। इसके बाद बेटा ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओवरहेड अपने को मिला है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा लगता है। सो एलोकेट करेंगे ए पोर्शन। कोई खर्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए लगा है तो एलोकेट कर देंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए लगा तो उसको बांट देंगे। बांटने को कहते हैं एपोर्शनमेंट। कॉस्ट एलोकेशन मीन्स असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल ओवरहेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। एक सुपरवाइजर सैलरी है डिपार्टमेंट ए का, तो उसे डिपार्टमेंट ए में ही चार्ज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। एपोर्शनमेंट का मतलब एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा लगा है डिपार्टमेंट के लिए, उसको बांट देंगे। एपोर्शनमेंट लाइक फैक्ट्री रेंट एपोर्शन कर देते फ्लोर एरिया के बेसिस पे,
या एक सुपरवाइजर है 2-3 डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करता है, तो उनका सैलरी को 2-3 डिपार्टमेंट पे बांट देंगे, इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट। बेटा ये एलोकेशन अपोर्शनमेंट जब ओवरहेड का करते तो खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में चला जाता है। से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली रन करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, सबका खर्चा लगता है, सब में बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे एलोकेशन अपोर्शनमेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्विस डिपार्टमेंट में तो खर्चा आ गया, बट सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो अपन क्या करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांटते हैं। इसको री अपोर्शनमेंट या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवरहेड को प्लेनली प्रोडक्शन सर्विस में एलोकेट अपोर्शन कर दीजिए, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को प्रोडक्शन पे बांट दीजिए। इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड से 10,000 आ गया, 2 का 15,000 आ गया, इसको इसके आउटपुट में प्लस कर देते, इसके आउटपुट में चार्ज कर देते, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ओवरहेड ऑफ एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चार्ज टू इट्स आउटपुट। दोस्तों इस क्लासरूम में जितना भी खर्चा होता है वो आपसे ही चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर, बेटा कभी कभी अपने ओवरहेड का अकाउंटिंग बजट के बेसिस पे करते, कभी कभी नहीं, नॉर्मली। तो फिर पीरियड खत्म होता है ना, तो एक्चुअल ओवरहेड और कितना खर्चा लगा, एब्जॉर्ब कितना किए, वो भी पता चल जाता है, डिफरेंस आता है अंडर ओवर, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आगे चलकर हम लोग चर्चा करने वाले। सो बेटा कॉस्ट एलोकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अपोर्शनमेंट इंपॉर्टेंट, रीअपोर्शनमेंट इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट, अंडर ओवर इंपॉर्टेंट, और इसके बाद थोड़ा सा मशीन आवर रेट आ जाएगा और चैप्टर ही खत्म। सो चलिए चलते हैं बेटा ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करने। बताया गया था 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी। एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट पे बांटने को कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांटने को कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट अभी बताए थे दोस्तों। एलोकेशन मतलब कोई भी एक्सपेंसेस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए लगा उसी डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे एलोकेशन, और अपोर्शनमेंट का मतलब कोई खर्चा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए लगा तो सभी डिपार्टमेंट पे बांटेंगे। बांटते समय बेटा कोई बेसिस चाहिए, बेसिस, ये बेसिस पे थोड़ा ध्यान रखना। बांटते समय बेसिस एनालिसिस या सर्वे देखेंगे कि कितना रिसोर्सेज यूज हुआ कौन सा डिपार्टमेंट पे। जैसे रेंट बांटते हैं एरिया के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट पे एरिया ज़्यादा यूज होगा स्पेस रेंट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बांटते हैं लाइट पॉइंट्स के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट पे लाइट पॉइंट ज़्यादा होगा ओवरहेड भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है बेटा एबिलिटी टू पे, डिपार्टमेंट का इनकम देखेंगे, जिस डिपार्टमेंट पे इनकम वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे ओवरहेड भी ज़्यादा लगेगा दोस्तों। एंड लास्ट इज एफिशिएंसी या इंसेंटिव। तो यहाँ पे ओवरहेड बांटते ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, कोई प्रोडक्शन सेल्स का टारगेट रहेगा उसके हिसाब से। सो बेसिकली बेटा ये 3 नाम याद रखना, एनालिसिस, सर्वे, एबिलिटी टू पे, एफिशिएंसी, इंसेंटिव। और मोस्टली खर्चा एनालिसिस करते हैं कि ये खर्चा कौन सा डिपार्टमेंट ने कितना रिसोर्सेज कंज्यूम किया इसके हिसाब से। नाउ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिस पे आप सभी एक्सपेंसेस को
आप एलोकेट एपोर्शनमेंट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। इसके में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टडी मैट पे, प्रेरणा मैट पे। जरूर से बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और ध्यान रखना कि रेशियोज क्या होगा, हम लोग आज भी कवर करेंगे बट फिर भी आप प्रैक्टिस में रखना। रीअपोर्शनमेंट का मीनिंग याद रखना। रीअपोर्शनमेंट तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीअपोर्शनमेंट का मतलब होता है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। इसके मेथड्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, इस पे भी आप लोग क्वेश्चंस बहुत करना, प्रैक्टिस करना। सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट को प्राइमरी प्रोडक्शन में बांटने का फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट को, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सर्विस डिपार्टमेंट ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, सर्विस आपस में भाई भाई को एक्सचेंज नहीं करता है, तो अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नो सर्विस बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट। और स्टेप लेडर मेथड पे यहाँ पे थोड़ा सा अपने वन साइडेड सर्विस समझते हैं। वन साइडेड सर्विस मतलब सर्विस डिपार्टमेंट वन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू और सर्विस डिपार्टमेंट टू को दिया, तो S1 का खर्चा P1 P2 S2 में बांटेंगे और S2 ने P1 P2 को दिया, तो S2 का खर्चा P1 P2 में जाएगा, S1 में नहीं जाएगा। जब वन साइडेड सर्विस रहता है, वन साइडेड, तो स्टेप लेडर मेथड फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दिया है बट उससे लिया नहीं, पहले उसका बांट लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सर्विस डिपार्टमेंट का रैंकिंग करते, S1 S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका रैंकिंग करते, रैंकिंग से ये रैंक 1 आ गया, ये रैंक 2, तो S1 का खर्चा को P1 P2 S2 में डालेंगे, S2, और फिर S2 का खर्चा में थोड़ा सा और प्लस हो जाएगा, उसे P1 P2 में डालेंगे, ओनली P1 P2 में। या इसे उल्टा देख लीजिए, सर S2 हो गया रैंक 1, S1 हो गया रैंक 2, तो S1 का खर्चा को P1 P2 और S1 में डालेंगे, और S1 का दोनों खर्चा जो S2 से आया अपना, ये जो टोटल होगा ये सिर्फ P1 P2 में जाएगा, तो वन साइडेड हो गया ना, तो S2 का खर्चा S1 में आया बट S1 का खर्चा डायरेक्ट प्रोडक्शन पे। तो रैंकिंग करेंगे बेटा, रैंकिंग करने का 3 तरीका होता है, 3 तरीका ध्यान से देखना। एक तो जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है वो हो गया रैंक 1, और उससे कम डिपार्टमेंट को सर्विस दिया रैंक 2, और उससे कम दिया तो रैंक 3, एक ये। दूसरा, S1 ने S2 को कितना परसेंट सर्विस दिया, S2 ने S1 को कितना परसेंट सर्विस दिया, S1 ने S2 को 10%, S2 ने S1 को 9%, तो S1 बन जाएगा रैंक 1, S2 बन जाएगा रैंक 2। और तीसरा तरीका है दोस्तों वैल्यू, S1 ने S2 को 10,000 रुपया का सर्विस दिया, S2 ने S1 को 11,000 का सर्विस दिया, तो S2 ज़्यादा दिया, S2 रैंक 1। बेटा इस पे बहुत अच्छा सम आप किए होंगे, आपने मैट पे है, जरूर 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 से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो ये स्टेप लेडर मेथड हो गया बेटा, कॉस्ट एपोर्शन स्टेप वाइज स्टार्टिंग विद डिपार्टमेंट सर्विस मोस्ट एंड लास्ट डिपार्टमेंट का सर्विस का ओनली प्रोडक्शन। और रेसिप्रोकल तो तब होता है जब आपस में खुल के प्यार मोहब्बत, S1 ने S2 को दिया, S2 ने S1 को दिया, और जम के एक दूसरे पे दिल निछावर किया। तो यहाँ पे एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, दैट इज S1 का खर्चा को P1 P2 S2 में बांटिए, S1 क्लोज, S2 का खर्चा को P1 P2 S1 में बांटिए, S2 क्लोज,
फिर इस तरह से S1 का खर्चा को फिर से फिर S2 और नेग्लिजिबल हो जाएगा तो स्टॉप कर देना। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड। नेक्स्ट है बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन के थ्रू टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। S1 का टोटल ओवरहेड होगा अपना ओवरहेड प्लस शेयर ऑफ S2 का टोटल ओवरहेड होगा, याद आ रहा होगा आपको, पढ़ना है अच्छा से, अपना ओवरहेड प्लस शेयर ऑफ S1 और S1 का ओवरहेड को x मान लेंगे, इसका y सोल्व कर लेंगे तो बेटा आप लोगों को x और y का वैल्यू मिल जाएगा। वो आपस में बांट लिए, सर्विस डिपार्टमेंट का आपस में हो गया। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट का आपस में आया उसको ध्यान से एक बात सुनिए, उसको परसेंटेज के बेसिस पे P1 P2 को कितना दिया बांट देना, फिर S2 ने परसेंटेज के बेसिस पे P1 P2 को कितना दिया बांट देना। बस बांटते समय S1 का S2 में मत डालना, ऑलरेडी आ चुका है, और S2 का S1 में मत डालना, ऑलरेडी आ चुका है। और रेशियो मत लेना, परसेंटेज लेना, परसेंटेज। वार्निंग है, आप लोग जरूर से अच्छा से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल आप किए होंगे जरूर से। एंड ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में S1 का S2 S1 क्लोज, S2 का S1 S2 क्लोज, ऐसे आपस में क्लोज ओपन, जब नेग्लिजिबल हो जाएगा स्टॉप कर देना। वो फिगर परसेंटेज के बेसिस पे प्रोडक्शन पे बांट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ध्यान रखना बेटा, जब आप लोग ओवरहेड का एपोर्शन एलोकेशन करेंगे, करते समय एक धोखा होता है आपके साथ। क्या धोखा सर? जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस रहेगा ना, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस रहेगा ना, वो प्रोडक्ट में डायरेक्ट ट्रेसेबल नहीं है, उसको ओवरहेड ही मानते। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा, वो तो ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में आ चुका है, इसे ओवरहेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक ध्यान रखना, सर्विस डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आएगा। सर्विस डिपार्टमेंट पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिया है, उसे भी कंसीडर कीजिएगा, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा, इसे ओवरहेड में नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। ओनली इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में आ चुका है। नाउ बेटा प्राइमरी सेकेंडरी करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट स्वाहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड आ गया। अब इसे प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। बेटा कभी कभी एक्चुअल रेट भी निकलता है और नॉर्मली प्री डिटरमाइंड बजटेड रेट निकलता है। एक्चुअल रेट निकला तो एक्चुअल ओवरहेड बाई एक्चुअल बेस, बेस पे चर्चा करने वाले हैं, बेबी को 6 बेसिस पसंद है, और प्री डिटरमाइंड रेट होगा तो बजटेड ओवरहेड बाई बजटेड बेस। बेसिकली यही फॉलो होता है जिस बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते, वहाँ पे एक्चुअल होता है, बट रियल लाइफ में रोज माल बनता है, रोज बेचते, तो वहाँ पे एक्चुअल नॉर्मली नहीं होता है, बजटेड के बेसिस पे बनता है। नाउ बेटा जब आप रेट निकालेंगे ना, जैसे आपके दो डिपार्टमेंट रहेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2, दोनों डिपार्टमेंट पे अलग अलग टाइप का काम होता है, एक प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट पे अलग अलग टाइम लगता है प्रोडक्ट का, तो आप लोग मल्टीपल डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट रेट निकालते हैं, सेपरेट रेट ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बाय बेस।
जब आपके 2-3 डिपार्टमेंट है, सब में एक ही टाइप का काम, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, तो सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर सिंगल ब्लैंकेट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बाय टोटल बेस। ये थोड़ा ध्यान से देखना, व्हेन ओनली वन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पासेस थ्रू ऑल डिपार्टमेंट इक्वली, तब कौन दो डिपार्टमेंट का मेहनत करेगा एक साथ, टोटल ओवरहेड बाय टोटल बेस, और अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो डिपार्टमेंटल रेट। बेटा बेबी को बेस पसंद है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का 6 मेथड्स है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लेबर आवर रेट, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे लेबर आवर रेट, ओवरहेड बाय लेबर आवर, अगर बजटेड है तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड लेबर आवर, एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल लेबर आवर, मशीन आवर रेट, मशीन इंटेंसिव पे लेबर इंटेंसिव पे लेबर आवर, जिस डिपार्टमेंट पे मशीन का बोलबाला चलता है, मशीन आवर रेट के बेसिस पे बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड मशीन आवर, एक्चुअल पे करेंगे एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल मशीन आवर, और कभी कभी प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे करेंगे तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जब ओवरहेड का डायरेक्ट कनेक्शन मटेरियल के साथ है तो मटेरियल कॉस्ट रेशियो में करेंगे। मटेरियल कॉस्ट रेशियो में करते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जब रेशियो निकालते ऊपर भी रुपीस नीचे भी रुपीस, परसेंटेज में टोटल ओवरहेड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, टोटल ओवरहेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला जाए तो ओवरहेड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100। इस पे जरूर से एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। और अपने एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कैसे होता है, ओवरहेड थोड़ा सा लिख लेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कैलकुलेट करना सीखे, इनटू एक्चुअल बेस। ओवरहेड एब्जॉर्ब का मीनिंग तो मैं बता ही दिया था, इस क्लासरूम का ओवरहेड आपसे चार्ज करेंगे, इसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब। उसके लिए एक रेट निकालेंगे से ₹10 पर मशीन आवर, हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल गया 10 मशीन आवर, तो देखना पड़ेगा एक्चुअल मशीन आवर कितना है, से एक्चुअल मशीन आवर 5000 है, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब आ जाएगा 1 घंटा का 10 रुपया इंटू 5000, दैट इज 50,000 रुपीज विल बी ओवरहेड एब्जॉर्ब। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब जब भी चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट इंटू एक्चुअल बेस, अगर लेबर आवर के बेसिस पे लिखा तो एक्चुअल लेबर आवर, अगर डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे लिखा तो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, ये बेस उसके हिसाब से ही लेना दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, अपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड के बेसिस पे निकालते हैं और आपसे बजट के बेसिस पे चार्ज करते हैं। जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को आपको पढ़ाने का ओवरहेड क्या लगा पता तो चल ही जाएगा, और हमने आपसे कितना लिया वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमने आपसे कम चार्ज किया, एब्जॉर्ब कम किया, मेरा खर्चा ज़्यादा लग गया, हमने आपसे 10,000 चार्ज किया और मेरा एक्सपेंसेस 12,000 लगा, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। 2000 एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल से, अंडर एब्जॉर्प्शन कहते 2000, यानी हमने आपसे कम चार्ज किया 2000। डरना मत, हम आपसे मांगेंगे नहीं और मांगने से आप देंगे भी नहीं, इसलिए अंडर ओवर का ट्रीटमेंट होगा तो ये कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे, आप लोग देंगे थोड़ी ना। आप लोग पास होने के बाद मिठाई खिला देना, इसी पे खुश है। कितने कंजूस लोग तो रिजल्ट ही नहीं बताते, तो वो बात ही दूर है। तो अंडर ओवर पे कस्टमर से कुछ ना लेना है ना देना है। ओवर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मोर, हमने आपसे चार्ज किया 12,000 और एक्चुअल खर्चा हुआ 10,000, तो बेटा खर्चा 10,000 हुआ और चार्ज किया 12,000,
देखो वो भाई बोलता है दे दो मेरा, दे दे तो 2000 रुपये मारेंगे बेटा, आपको थोड़ी ना देंगे, इस समय आप थोड़ी ना आए थे। सो ओवर एब्जॉर्ब हो गया 2000, आपसे ज्यादा चार्ज कर लिया, कॉस्टिंग में ज्यादा दिखा दिया, अब वो कॉस्टिंग में ही ट्रांसफर होगा। सो बेटा अंडर ओवर समझ में आया, जब आपने ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब किया एक्चुअल से तो उसे कहते ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, और कम चार्ज किया तो उसे कहते ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी प्रैक्टिकल एमसीक्यूज के लिए। कोई एबनॉर्मल रीजन के कारण हुआ, मैनेजमेंट फॉल्ट, प्लानिंग वगैरह, तो सीधे कॉस्टिंग पीएल में स्वाहा। नॉर्मल रीजन के कारण हुआ, राइज इन प्राइस वगैरह, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज करने के कारण, तो तीन में से कोई एक ट्रीटमेंट, अमाउंट छोटा है तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देंगे, और कभी कभी कैरी फॉरवर्ड कर देते। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए कैलकुलेट किया गया है, अभी काम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, तो उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते। बिजनेस साइकिल मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म रेट यूज किया, तो ये ध्यान रखना कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। और सबसे बेस्ट होता है सप्लीमेंट्री रेट अंडर ओवर एब्जॉर्ब बाय इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन किए इक्विवेलेंट यूनिट और कैलकुलेट करेंगे। ओवर एब्जॉर्ब हुआ तो बेटा ज़्यादा चार्ज कर लिया, नेगेटिव रेट निकलेगा और अपने कॉस्ट कम कर देंगे, और अंडर एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव रेट निकलेगा, कॉस्ट बढ़ा देंगे। जो माल बेच दिए उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स WIP का वैल्यू एडजस्ट कर देंगे, अंडर होगा तो प्लस 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 कर देंगे, ओवर होगा तो माइनस 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 कर देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो यहाँ पे एबनॉर्मल रीजन वाला पीएल में गया इसके कारण, और एक जो सप्लीमेंट्री रेट फॉलो करोगे, यहाँ पे जो माल बेच दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, ये दो ही आइटम पीएल पे जाएगा। आप ध्यान से इसको देखना, इस पे सम्स करना, इसका अकाउंटिंग एंट्रीज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो जर्नल वाला चैप्टर है वहां पे कवर करने वाला हूं। सर ये अंडर ओवर क्यों आया, एक तो रॉन्ग एस्टिमेशन बताया था, कैपेसिटी कम यूज किया, कोई मेथड्स टेक्निक्स चेंज कर दिया, या सीजनल फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस के कारण। बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करते हैं मशीन आवर रेट पे, देखा था बजटेड ओवरहेड बजटेड मशीन आवर से डिवाइड कर दिया था। सो बेटा मशीन आवर पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, जरूर से देखेंगे। मशीन आवर रेट मेथड तब फॉलो करते जब मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, ओवरहेड मशीन आवर पे करते, लेबर आवर पे नहीं करेंगे। एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड मशीन आवर, बजटेड ओवरहेड 50,000, बजटेड मशीन आवर 10,000, एब्जॉर्प्शन रेट 5। बेटा इस एब्जॉर्प्शन रेट या मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते समय छुटमुट कंसेप्ट्स का जरूरत है, ध्यान से सुनेंगे। आप लोग ये वाला टॉपिक सुनने से पहले इसके पहले का टॉपिक्स को अच्छी तरह से देखकर सम प्रैक्टिस करके और पानी पी लेना। थोड़ा व्हाट्सएप यूट्यूब पे देखकर फिर से मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखना, मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन का पूरा अलग से देखना। दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो बेटा मशीन रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है उसको दो ग्रुप में बांट देते, एक फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल। जो खर्चा मशीन आवर के बेसिस पे नहीं लगता है उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं, और जो मशीन आवर के बेसिस पे लगता है बेसिकली पावर, उसे वेरिएबल कहते हैं। सो रेंट, इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ मशीन। इसको चाहे तो आप यहाँ भी दिखा सकते हो और चाहे तो यहाँ से निकाल के आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाद में प्लस कर सकते हो, आपकी मर्जी। इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर कर सकते हैं। जब कॉस्ट को सेग्रीगेट करेंगे फिक्स वेरिएबल में,
तो बेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, जिसको वेरिएबल फिक्स में बांट देंगे। वेरिएबल वाला वेरिएबल चला जाएगा, फिक्स्ड वाला फिक्स्ड। अगर कोई मेथड नहीं है बांटने का तो रिपेयर मेंटेनेंस, रनिंग मेंटेनेंस को फिक्स्ड में दिखा देना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी बेसिकली फिक्स होता है और कभी कभी यूसेज बेसिस पे, आवर्स बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो वेरिएबल। सो बेटा जैसे एग्जांपल 1,10,000 का मशीन है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू, लाइफ 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 20,000 ये फिक्स में डाल देंगे पर एनम। और 1,10,000 स्क्रैप वैल्यू 10,000, मशीन आवर 50,000 चलेगा, तो यहाँ डेप्रिसिएशन पर मशीन आवर ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। और बेटा कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय देखना, कभी पर मंथ देता है, कभी पर वीक देता है, कभी पर एनम दे देता है, कभी पर क्वार्टर दे देता है। तो आप कॉस्ट स्टेटमेंट मंथली बनाओगे तो सारा कॉस्ट को मंथ में कन्वर्ट कर देना, एनुअल बनाओगे तो सारा कॉस्ट को एनुअल में कन्वर्ट कर देना, वीकली बनाओगे तो सारा कॉस्ट को वीक में कन्वर्ट कर देना। पेपर जरूर से देखना, यहाँ पे नजर हटी दुर्घटना घटी। बेटा पावर का कॉस्ट, पावर तो पहले ध्यान से समझना, जब मशीन चलता है तो पावर लगता है, रनिंग टाइम पे पावर रिक्वायर्ड। सेटअप टाइम, जब मशीन को सेटअप वगैरह करते तो नो पावर रिक्वायर्ड, पावर नहीं चाहिए। बट सेटअप टाइम ना कभी कभी प्रोडक्टिव भी होता है, कभी कभी अनप्रोडक्टिव। सेटअप टाइम प्रोडक्टिव कब होता है, जब एवरी जॉब रिक्वायर्ड डेडिकेटेड सेटअप, तो सेटअप प्रोडक्टिव। और ऐसे एक बार सुबह के सेटअप कर दिया और दिन भर काम चलेगा तो अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पावर 10 पर आवर, रनिंग टाइम 180, सेटअप टाइम 20, यहाँ पावर नहीं लगेगा, ऐसे टोटल टाइम तो 200 है, पावर लगेगा। सेटअप टाइम 10 इंटू 18, 180, 1800, नो पावर ड्यूरिंग सेटअप। नेक्स्ट पावर 10 यूनिट्स पर आवर एंड कॉस्ट 5 पर यूनिट है, तो 1 घंटा में 10 यूनिट पावर लगेगा और कॉस्ट है 5, तो 10 इंटू 550 ये नॉर्मल था। बेटा जब मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटर्स का वेजेस मिलेगा। ऑपरेटर्स तो डायरेक्ट वर्कर होते, इनके वेजेस तो डायरेक्ट वेज होते, इनको तो अपने पहले ही प्राइम कॉस्ट में डाल दिए हैं, फिर डालना है क्या, नहीं। इसलिए वेजेस ऑफ ऑपरेटर ऑप्शन 1 डायरेक्ट वेज में दिखा दीजिए। और एक चलता है मशीन आवर रेट पे भी दिखा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ऑपरेटर्स डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट वेज, और अगर डायरेक्ट वेज में नहीं डाला, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोला तो एमएचआर में आएगा, फिर से डायरेक्ट वेज में नहीं दिखाएंगे। आइए बेटा, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते समय जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्टिव टाइम से कर देते हैं। टोटल प्रोडक्टिव टाइम इज इक्वल टू टोटल मशीन आवर्स लेस सेटअप टाइम मेंटेनेंस टाइम इज इक्वल टू रनिंग टाइम। ये रनिंग टाइम मिल गया, दैट इज टोटल टाइम से सेटअप टाइम माइनस कर देंगे रनिंग टाइम। एग्जाम्पल देखिए, आपके फैक्ट्री में 25 डेज 8 आवर्स पर डे काम होता है, मेंटेनेंस 20, तो आपका टोटल आवर्स तो 200 हो गया, मेंटेनेंस 20, रनिंग टाइम, इफेक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम 180। बेटा मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते समय कभी सिंगल कभी सेपरेट एमएचआर कैलकुलेट करते। एक डिपार्टमेंट पे 5 मशीन है, पांचों मशीन का अलग अलग काम है, तो अलग अलग मशीन का अलग अलग रेट कैलकुलेट करेंगे मशीन वाइज। जब एक डिपार्टमेंट में 5 मशीन है, पांचों एक ही टाइप का काम करता है, तो एक साथ पांचों मशीन का कैलकुलेट कर लेंगे। इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स डूइंग डिफरेंट जॉब, हर एक मशीन का अलग अलग। इफ सेम टाइप ऑफ वर्क, सारे मशीन का एक साथ। बेटा एमएचआर का लास्ट पॉइंट, ड्वेल या 2 एमएचआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग जितना हो सके इस पे सम प्रैक्टिस करना। अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, हर एक जॉब के हिसाब से सेटअप लगता है, तो 2 एमएचआर कैलकुलेट करते।
एक रनिंग टाइम का, एक सेटअप टाइम का अलग, दैट इज सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होगा ना, तो दो ऑप्शन है, 2 MHR कैलकुलेट करेंगे, रनिंग टाइम का अलग, सेटअप टाइम का अलग, या ऑप्शन है सिंगल MHR भी। इन दोनों टॉपिक पे सम प्रैक्टिस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम 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 के लिए। सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो 2 MHR भी कैलकुलेट हो सकता है, सिंगल MHR भी, जैसे आपकी पॉलिसी है। दोनों डिस्कस करने वाला हूं मैं। पहले 2 MHR, बेटा जो फिक्स कॉस्ट लगता है वो तो पूरा सबके लिए लगता है, तो फिक्स कॉस्ट पर आवर, रनिंग टाइम, सेटअप टाइम दोनों के लिए एक साथ निकाल देते, और वेरिएबल कॉस्ट रनिंग में लगा तो रनिंग में लिखेंगे, और सेटअप में लगा तो सेटअप में। फिक्स कॉस्ट में नो भेदभाव। एग्जाम्पल देखेंगे, फिक्स कॉस्ट है 10,000, रनिंग टाइम 180, सेटअप टाइम 20, टोटल 200, तो फिक्स कॉस्ट पर आवर 5,000 बाई 200, 5,000 बाई 200, सो 25 आ जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट जिसमें जितना लगा वो दिखा देंगे। एग्जाम्पल 2, रनिंग टाइम 25, सेटअप टाइम 25, दोनों पे वही कॉस्ट लगेगा, फिक्स कॉस्ट 20 और 25 ही लगेगा, रनिंग टाइम पे भी सेटअप टाइम पे भी सेम क्वेश्चन। पावर 10 पर आवर ओनली फॉर रनिंग टाइम, तो पावर रनिंग टाइम पे लगेगा, तो रनिंग टाइम पे दो खर्चा हो गया बेटा, 35 तो लगा ही था, प्लस 25 तो लगा था, प्लस 10, 35, और सेटअप टाइम पे ओनली 25 रुपीज। जॉब एक्स में रनिंग टाइम 25 घंटा, सेटअप टाइम 2 घंटा, तो 25, रनिंग टाइम 20 आवर्स, सो 20 इंटू 35, सेटअप टाइम 2 आवर्स, 2 इंटू 25, 750 लग जाएगा। एंड व्हेन सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, सिंगल MHR होगा, तो बहुत आराम है, सिंगल MHR होगा, तो प्रोडक्टिव टाइम में रनिंग टाइम सेटअप टाइम दोनों, रनिंग टाइम 180, सेटअप टाइम 20, फिक्स कॉस्ट 5,000, पावर का कॉस्ट 2 फॉर रनिंग टाइम। तो आंसर देखना, फिक्स कॉस्ट पर आवर तो वही रहेगा 5,000 बाई 200, 25, लेकिन पावर कॉस्ट में ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। पावर तो 2 इंटू 180 लगेगा, 360, बट डिवाइड होगा प्रोडक्टिव टाइम से। जी हाँ, 360 बाई 200, पावर का कॉस्ट लगेगा 180 इंटू 2, बट प्रोडक्टिव टाइम तो 200 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। व्हेन सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव, वो तो अपने पहले किए थे वैसे ही है। बेटा नेक्स्ट है कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कैपेसिटी। ओवरहेड चैप्टर में बेटा कैपेसिटी का कंसेप्ट मिलेगा, इस पे एक सम जरूर से करके जाना, हमेशा पेपर सेटर का फेवरेट होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी या इंस्टॉल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी एंड आइडल कैपेसिटी, अनयूज्ड कैपेसिटी। सो बेटा मैक्सिमम कैपेसिटी वो होता है जो ओनली कहने को ही एक दिन में 24 आवर्स होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। ये थ्योरेटिकल कैपेसिटी है, ये कभी अचीव नहीं होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी से 10-20% माइनस कर दो तो अनअवॉइडेबल लॉसेस माइनस कर दो तो बनेगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब आपका जो एवरेज है, आपका एवरेज देख लेंगे किस तरह से काम करते हो, उसे नॉर्मल कैपेसिटी, और जो कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो उसे कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। आप लोग कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बेसिस में प्लानिंग नहीं करते हो। हाँ, एग्जाम के समय तो सोचते हो पूरा 24 आवर्स ही पढ़े, बट नॉर्मली नॉर्मल कैपेसिटी पे काम होता है, नॉर्मल कैपेसिटी में बजट बनता है। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी में बजट बना तो मैक्सिमम माइनस एक्चुअल, आइडल कैपेसिटी, अनयूज कैपेसिटी। प्रैक्टिकल में बना तो प्रैक्टिकल माइनस एक्चुअल, आइडल कैपेसिटी, अनयूज कैपेसिटी। नॉर्मल बना था 1000, बट आपने एक्चुअल 800 काम किया तो 200 आवर्स आइडल कैपेसिटी। इसको ये आइडल कैपेसिटी, आइडल फैसिलिटीज बोलते हैं।
नेक्स्ट है बेटा फैक्ट्री ओवरहेड से निकलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो ऑफिस रिलेटेड जो खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ पॉलिसी, डायरेक्शन, कंट्रोल, ऑफिस रिलेटेड, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट एक तो बेकार का ट्रीटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स नेचर होता है, कॉस्टिंग पीएल में डाल दो, सिर्फ ओनली थ्योरी पर्पस के लिए है, और एपोर्शन कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वाले का 2 हाथ, भाई सोले में ठाकुर के 2 हाथ गब्बर के लिए थे, ऑफिस वाले का 2 हाथ एक फैक्ट्री के ऊपर, एक शोरूम के ऊपर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और तीसरा जो आप फॉलो करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को सेपरेट कॉस्ट दिखाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट पे। तो 3 ट्रीटमेंट याद रखना, एक कॉस्टिंग पीएल में भेज सकते हैं, दूसरा एपोर्शन कर देंगे प्रोडक्शन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तीसरा कॉस्ट दिखाएंगे सेपरेट कॉस्ट। अगर वो जनरल हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे, और प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डाल देंगे। कॉस्ट शीट पे इसका चर्चा होएगा बेटा। तो सेपरेट आइटम में भी 2 ट्रीटमेंट, जनरल है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स आने से पहले, और प्रोडक्शन रिलेटेड है तो सीओपी आने से पहले। नेक्स्ट है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू सेलिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे भी कर सकते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100, यूनिट सोल्ड के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। तो इस पे आप लोग को सम्स कराया गया था, जरूर से कर लेना बेटा। यही था आपके तीनों ओवरहेड्स को लेकर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट अपने कॉस्ट शीट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऐसे बता देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड होता है तो सीओपी में आता है, मार्केटिंग रिलेटेड रहता है तो सेलिंग पे, और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे। नाउ बेटा एस्टिमेशन इन कलेक्शंस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन एपोर्शनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दोस्तों आप लोग को बताया गया था जब खर्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए लगता है तो उसी में चार्ज कर देंगे एलोकेशन, एक से ज़्यादा के लिए लगता है तो एपोर्शन, डिपार्टमेंट का सैलरी डिपार्टमेंट में यूज़ किया वो एलोकेशन, रेंट वगैरह एपोर्शन। डायरेक्ट एलोकेशन आइडेंटिफाइबल है, डायरेक्ट है, और एपोर्शन इनडायरेक्ट है। सारा खर्चा एक कॉस्ट सेंटर में चार्ज करते, सब में बांटते हैं, तो बड़ा सिंपल है बेटा। और ये तो जरूर से पढ़िएगा जब ओवरहेड एपोर्शन करते, एबिलिटी टू पे, सर्वे, इंसेंटिव, तो कुछ बेसिस पे। आइए नॉर्मल रीड कर लेते, रेंट, लाइटिंग, ईटिंग, फायर प्रिकॉशंस, एयर कंडीशनिंग। तो बेटा ये स्पेस के बेसिस पे बांट देंगे। मशीन रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, वैल्यू ऑफ मशीन, नहीं है तो मशीन आवर। वर्कर्स बेनिफिट रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, डायरेक्ट वेजेस, इवन इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेज। पावर जो लगता है मशीन का, बेटा ये ध्यान रखना, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर नहीं दिया है तो फिर आप मशीन के वैल्यू पे या मशीन आवर या किलोवाट के बेसिस पे बांट सकते हैं। इलेक्ट्रिकल तो बेटा लाइट पॉइंट नहीं है तो फ्लोर स्पेस, कैंटीन, टाइम कीपिंग, सुपरविजन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्टोर कीपिंग, मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ रिक्वेशन या मटेरियल कंज्यूम के रेशियो में। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक के रेशियो में। डिलीवरी एक्सपेंसेस वेट वॉल्यूम के हिसाब से। मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा मशीन आवर। जनरल एक्सपेंसेस अगर मशीन इंटेंसिव है तो मशीन आवर, लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर, या डायरेक्ट वेज पे बांट सकते हैं। मिसलिनियस भी वही बेटा, और क्रेन सर्विस क्रेन आवर वेट के हिसाब से बांट सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी जब सम्स करेंगे थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा। शोरूम का खर्चा स्पेस के हिसाब से,
रेंट ऑफ गो डाउन, डिलीवरी वैन, एवरेज क्वांटिटी के हिसाब से, सेल्समैन का सैलरी, नंबर ऑफ सेल्स, कमीशन, नंबर ऑफ सेल्समैन, नंबर ऑफ कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सेल्स रेशियो में, कमीशन एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस सेल्स वॉल्यूम, रेंट तो फ्लोर स्पेस, इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक, एवरेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट, ट्रांसपोर्ट वेट और डिस्टेंस कितना गया, क्रेडिट कलेक्शन, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसलिनियस, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स मैनेजर का सैलरी, सेल्स मैनेजर का सैलरी सेल्स वैल्यू पे बांटेंगे, बट सेल्समैन का सैलरी नंबर ऑफ सेल्स पे बांटना। बेटा एक ओवरहेड में बिहेवियर के बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड मिलता है दोस्तों। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, जिसमें कुछ वेरिएबल भी रहेगा, कुछ फिक्स भी रहेगा, इसको सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं, जिसको ब्रेकअप करना होता है फिक्स्ड और वेरिएबल में। क्यों ब्रेकअप करना होता है, अपन कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें जानना पड़ेगा फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है। हमें फ्लैक्सिबल बजट के लिए वेरिएबल फिक्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेग्रीगेशन का 5 मेथड है, चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, लीस्ट स्क्वायर मेथड, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल। तो बेटा ये दो मेथड तो भूल जाइए, आप तो हमेशा ये यूज करते ही है ये दोनों। कभी पेपर सेटर पूछेगा आपसे कि आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से कीजिए, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड पे एक एग्जांपल जरूर से कर लेना दोस्तों, करवाया गया आपको। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, m का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x का मतलब यूनिट्स और c का मतलब फिक्स कॉस्ट। दो लेवल दिया रहेगा, दो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे अपने आप c कट जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। और चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। और एक बार वेरिएबल कॉस्ट मिल गया दोस्तों तो फिक्स कॉस्ट तो आसानी से मिलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी। हमारे कॉस्टिंग के जो बेसिक्स के क्लास है, बेसिक्स इंट्रोडक्टरी फर्स्ट 6 क्लास है, इस पे एग्जाम्पल किया है। फिर भी एक एग्जाम्पल देखो, यूनिट प्रोड्यूस 1000, 3000, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3000, 5000, तो चेंज हो गया यूनिट्स 2000 एंड कॉस्ट चेंज हुआ 2000। सो 2000 बाई 2000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 एंड वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे डाल देंगे 1000 इंटू 1 तो फिक्स कॉस्ट बन जाएगा 2000। ये था दोस्तों आपके ओवरहेड का क्विक रैपिड रिवीजन, लेस देन 50 मिनट्स पे ऑल कंसेप्ट्स कवर्ड। आरटीपीज एमटीपीज बेटा मैं आरटीपी एमटीपीज का अलग सीरीज में कवर करूंगा, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। और आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू ब्रदर्स।